Welcome to Major HS Kalsi's Balnui Academy. I am Mr. Devesh, your physics faculty. As we have seen the syllabus of NDA Physics, जैसा कि हम NDA Physics का syllabus देख चुके हैं, हम strategies, approach और sample questions कर चुके हैं. अब हम कुछ extra PYQ यानी previous year questions करने जा रहे हैं ताकि आपको idea हो जाए कि किस types के आपके question पूछे जा सकते हैं, उनकी variety क्या हो सकती है, उनकी difficulties क्या हो सकती है. तो start करते हैं. Previous year questions NDA and NA written exam Physics 2023. 2023 का फर्स्ट एग्जाम जो है उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन आया हम इसमें वो कवर करेंगे. NDA and NA फर्स्ट 2023 written exam. The first question is: two identical spring balance S1 and S2 are connected one after the another and are held vertically as shown in the figure. A mass of 10 kg is hanging from S2 if the reading on S1 S2 and W1 W2 respectively, then basically आपको ये बोला गया है S1 S2 basically उसमें क्या दो स्ट्रिंग है, उसमें W1 W2 जो है आप कह सकते हो कि जो आपका S2 है ना उसमें 10 kg का, ठीक है, एक बॉल वेट मास लटका दिया गया, ठीक है. आप देख सकते हो कि रीडिंग जो है S1 और S2 का, S1 का क्या है W1, S2 का क्या है W2. तो आपको ये बताना है, ठीक है, आपको ये बताना है कि टोटल जो है इसमें टोटल आपकी रीडिंग्स आएंगी क्या दोनों की. W1 5, W2 10, क्या W1 5, W2 10. ऐसे अगर हम देखेंगे तो 10 + 5 ये तो 10 है, ये थोड़ा अलग हो जाएगा. W1 10, W2 5. W1 आपका 10 है, इसमें रीडिंग है 10, इसमें है 5, फिर भी आपका इससे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा. W1 5, W2 5, W1 भी 5, W2 भी 5. ये हाफ हाफ तो होता नहीं. आपको मालूम है कि इसका जो रीडिंग होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट. अगर इसमें जो दिखेगा इसमें भी वही दिखेगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे कट जाएगा. हाँ, इसमें 5 है, इसमें 5 है, लेकिन अगर यहाँ 5 दिख रहा है तो इसका मतलब खाली यहाँ पर 5 किलो लटका हुआ है, यहाँ 5 है, इसका मतलब खाली यहाँ पे 5 किलो लटका हुआ है, लेकिन यहाँ पे टोटल कितना है 10 किलो. इसका मतलब क्या, ये भी नहीं होगा. आपका क्या होगा, W1 में जो रीडिंग आएगी वो भी आपकी 10 kg आएगी, W2 में जो रीडिंग आएगी वो भी आपकी 10 kg आएगी. क्यों, क्योंकि जो होता है जो इसका मेजरमेंट होता है, रीडिंग होती है, क्या होता है थ्रू आउट द स्प्रिंग, क्या होता है कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट. अगर मान लो ना, देखो 10 किलो का वेट लगा हुआ है, 10 किलो का मास यहाँ पे लटका हुआ है, अगर मैं स्प्रिंग 1 में देखूंगा तो यहाँ पे 5 kg कैसे दिखाएगा जब यहाँ पे 10 kg लटका हुआ है, तो ये तो गलत ही आंसर होगा, ठीक है. और वेरी नहीं करता, कांस्टेंट रहता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी, W1 भी 10 और W2 भी 10, ठीक है. A stone is thrown horizontally, स्टोन जो है हॉरिजॉन्टली थ्रोन करा गया, ठीक है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग से, मतलब डिस्टेंस क्या दे रखा है 20 मीटर, ठीक है, मीटर में, ठीक है, चेंज करने की नीड नहीं है. विद स्पीड ऑफ 12 मीटर सेकेंड. स्पीड क्या है 12 मीटर सेकेंड. लेकिन आप एक बात बताओ, अगर हॉरिजॉन्टली थ्रो करा गया, हॉरिजॉन्टली, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0. हॉरिजॉन्टली का क्या मतलब, आप खड़े होकर यूं थ्रो कर रहे हो ना, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसमें 0, ठीक है. अब क्या है, जी आपको दे रखा 10 दे रखा है, तो इसमें हम ले सकते हैं. आपको क्या बताना है, इट हिट्स द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द बिल्डिंग. जो डिस्टेंस है वो मान लो कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग पर से फेंका, वो किसी हाइट पे जाकर के गिरेगी, मतलब पैराबोला बनाकर गिरी कहीं के नीचे, पूरा पैराबोला नहीं, लेकिन ट्रैजेक्टरी थोड़ी बहुत उसकी वैसे ही होगी. अच्छा, तो जो कि इंफॉर्मेशन दे रखा है उसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसमें क्या दे रखा है आपको, हाइट जो है, ठीक है, या डिस्टेंस आप कह सकते हो, डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको बिल्डिंग की 20 मीटर, हाइट मतलब डिस्टेंस आप ले सकते हो उसको, ठीक है. इसमें आपकी इनिशियल वेलोसिटी u यानी क्या होगा 0. b क्या दे रखा है आपको, यहां पर जो आपको b दे रखा है, क्या दे रखा है 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड. आपको जी भी दे रखा है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है. आपको क्या पता करना है, आर कितना ट्रैवल करेगा, वो डिस्टेंस में ट्रैवल करेगा. मान लो एक बिल्डिंग है, यहां से खड़े होकर किसी ने हॉरिजॉन्टली फेंका, तो कोई लास्ट में जाकर के वो डिस्टेंस तो बनाएगा ना, तो आपको डिस्टेंस बताना है, ठीक है.
तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या दे रखा है आपको 20, u क्या है 0, तो u के साथ जो t है ये भी 0 बन जाएगा। हाफ a क्या दे रखा है 10, t क्या दे रखा है नहीं मालूम, तो t का स्क्वायर ले लेते हम, ये 0 हो गए, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा 20 से मल्टीप्लाई 20 इंटू 2, और ये 10 मल्टीप्लाई पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 0 से 0 कट गया, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका टी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो t की वैल्यू क्या आ गई आपकी, अंडर रूट कर दोगे इसको तो क्या आ जाएगा 2 सेकंड, टाइम की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 सेकंड, ठीक है। अच्छा अगर 2 सेकंड आ गया, टाइम क्या आ गया आपका 2 सेकंड, अच्छा स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस, आपको स्पीड भी मालूम है, आपको टाइम भी हमने निकाल लिया, तो आपको क्या निकालना है आर, डिस्टेंस का मतलब यहां से क्या है आर है, आर निकालना है आपको। तो अगर मैं डिस्टेंस बोलूंगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका स्पीड इंटू में टाइम, डिस्टेंस यहाँ पे किससे डिनोट करा गया आर से, ठीक है। स्पीड क्या है आपका 12 और टाइम क्या निकला आपका 2 सेकंड, तो पूरा डिस्टेंस कितना होना चाहिए आपका 12 इंटू 24 मीटर, 24 मीटर। देखते हैं एक बार इसमें ऑप्शन क्या है आपका r इज इक्वल टू 24 मीटर, ठीक है। A sphere of volume V is made of material with lower density than water। एक स्फीयर है वॉल्यूम V का, लेकिन उसकी डेंसिटी क्या है पानी की डेंसिटी से कम है, इसका मतलब वो ऊपर फ्लोट करेगा, ठीक है। While on earth it floats on the water, अर्थ पे वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है with its volume F1V, इसकी वॉल्यूम क्या है F1V, जो कि F1 की वैल्यू 1 से ज्यादा है, submerged। On the other hand, on a spaceship accelerating with acceleration a is equal to greater than, मतलब a जो है g से छोटा है, ठीक है। इन आउटर स्पेस इट्स सबमर्ज्ड वॉल्यूम इज वाटर इज F2V, मतलब बेसिकली ये बोला गया आपको कि इसका वॉल्यूम दे रखा है स्फीयर का F1V और एक दे रखा है F2V, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, मास जो होगा इस स्फीयर का मास चेंज होगा क्या, मास चेंज होगा ही नहीं, ठीक है, मास चेंज नहीं होगा। अच्छा यहां पर वॉल्यूम चेंज हुआ है क्या, अगर मास चेंज नहीं हुआ तो वॉल्यूम भी कैसे चेंज होगा, ठीक है। अगर मास भी इक्वल है, मतलब मास भी चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा, तो क्या है आपका कहीं ना कहीं F1 और F2 की वैल्यू क्या होगी, इक्वल नहीं होगा। दोबारा देखो डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, अच्छा स्फीयर तो वही है ना, स्फीयर वही, चाहे मैं उसको अलग प्लेनेट पे ले जाऊं दूसरे प्लेनेट पे ले जाऊं, मास तो उसका उतना ही रहेगा, मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। अच्छा मास कांस्टेंट है तो बेसिकली बोला क्या गया है, एक हम ऐसी जगह पे ले गए जहां पर एक्सेलरेशन जो है ना वो g से क्या है कम है, g से क्या है कम है, मतलब उसको g से कम है, इसका मतलब वो उसका जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा नीचे टुवर्ड्स द ग्रेविटी, अगर मैं बोलूंगा कहीं ना कहीं वो g से कम लगेगी ना, g से कम लगेगी, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो सरफेस के ऊपर वो भी फ्लोट करेगा, ठीक है। मास सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, अगर मास और वॉल्यूम दोनों सेम ही है तो कहीं ना कहीं आपकी F1 की वैल्यू और F2 की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। दो आइडेंटिकल कंटेनर है आर कनेक्टेड एट द बॉटम बाय थिन ट्यूब नेग्लिजिबल वॉल्यूम, एक थिन ट्यूब से कनेक्ट किया गया है, देखो ये ट्यूब है यहाँ से यहाँ जा रहा है, उससे कनेक्ट किया गया है, जिसकी आप इसकी थिकनेस जो आप नेग्लिजिबल कर सकते हो, नहीं भी लोगे तो चलेगा। द ट्यूब हैज अ वॉल्व इन इट, यहाँ पे वॉल्व है जो कि कंट्रोल कर रहा है इसका अमाउंट यहाँ पर आने से, ठीक है। इनिशियली कंटेनर एक्स, ये जो कंटेनर एक्स है हैज अ लिक्विड फिल्ड अप विद हाइट h तक भरा हुआ लिक्विड इसमें, इन इट एंड कंटेनर y इज एम्प्टी, कंटेनर y क्या स्टार्टिंग में एम्प्टी है, ठीक है।
व्हेन द वॉल्व इज ओपन, जब वॉल्व खोल दिया गया तो आपको मालूम है पानी इधर चला जाएगा और ये दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल हाइट पर आ जाएंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेंगे। इफ द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड इज P1, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी P1, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी P2, ठीक है, खत्म, मतलब इधर जाने के बाद क्या हो गया P2, देन किसके बराबर होगा, P1 जो है किसके बराबर होगा, P1 जो है वो P2 के बराबर होगा। P1 देखो, P1 जो है वो 4P2 के बराबर होगा, P1 जो है 2P2 के बराबर होगा, या P1 जो है 8P2 के बराबर होगा। एक बात बताओ मुझे, जब इसकी हाइट है h, ठीक है, ये उधर चला जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, इधर भी हाफ इधर भी हाफ, अगर इधर h है तो ये क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं इसका हाफ हो जाएगा h/2, ठीक है, इधर से भी ट्रांसफर हो जाएगा तो इसका आधा इसका आधा, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, जब ये फुल होगा तो ये भी क्या होगा h/2, इसका भी जो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा h/2। कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूंगा पोटेंशियल एनर्जी जो है मेरी, पोटेंशियल एनर्जी जो है क्या होगा, mgh होता है, mgh। इसका क्या था पोटेंशियल एनर्जी पूरा, इसका पोटेंशियल एनर्जी, इसका हाइट क्या था h, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा mgh, ठीक है, mgh। अगर मैं बात करूं इक्विलिब्रियम के बाद इसका क्या हो गया h/2 है तो इसका भी क्या होगा, देखो इसकी तो इतनी हाइट ही बढ़ी है तो इसको आप h/2 भी ले सकते हो, और अगर न्यूमेरिकल में सॉल्व करोगे तो h भी ले सकते हो, ठीक है। तो मुझे आप मुझे बता सकते हो कि जो यहाँ तक पहुंचा है, ये यहाँ तक जो कि इसका वैल्यू क्या h डैश मान लो, वो कहीं ना कहीं h/2 के इक्वल होगा, h/2 के इक्वल होगा। तो ये बोला गया कि कहीं ना कहीं अगर इसकी हाइट इसकी हाफ है, इनिशियल से इसकी हाइट क्या है, हाफ है, कहीं ना कहीं इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी तो इसका हाफ होगा ना, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, इसका हाफ होगा। या तो आप ये ले सकते हो कि इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है पहले वाले का P1 का जो हाफ है वो P2 के बराबर है, क्यों, क्योंकि इसकी हाइट का हाफ है ना, ये इसकी पूरे हाइट h का क्या है, यहाँ तक जो लिक्विड उठा है वो क्या h/2 है। अगर इसका हाइट है पूरा h, इसका है h/2 इसके मुकाबले, तो इसकी हाइट का इसका हाफ है ना, पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा P1, उसका हाफ ही तो होगा P2, या फिर आप इसको इधर भी भेजोगे तो क्या आ जाएगा P1 = 2P2, हाइट के ऊपर डिपेंड करता है बस। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए आपका C, P1 = 2P2। एक पार्टिकल है, मूव कर रहा है in a circle of radius r, with a constant speed। स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है, जिसको किससे बोला गया v से। इट्स एवरेज एक्सेलरेशन, पहली बात तो एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे तो स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो आपकी एक्सेलरेशन आएगी नहीं, एक्सेलरेशन क्या आएगा 0, ये तो सबको मालूम है। यूनिफॉर्म स्पीड जो होता है, या फिर आप कह सकते हो कांस्टेंट स्पीड जो होता है, उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है 0, तो आपका ऑप्शन क्या आएगा इसमें 0। इसके आगे कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म हो जाएगा अगर आप कांस्टेंट स्पीड देखोगे तो। Two forces of 5 Newton each are acting on a point of mass. If an angle between them is 60 degree, then the net force acting on a point mass has magnitude close to। बोला गया है कि दो फोर्स है 5 न्यूटन के दोनों, ठीक है, वो एक मास पर एक्ट कर रहा है जिसके इन दोनों के बीच का एंगल क्या है 60। मान लो ये मास m है, इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है एक ये और एक ये, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री, ठीक है, दोनों का है क्या 5 न्यूटन। अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, मान लो ये फोर्स क्या है आपका A, ये फोर्स क्या है आपका B, तो अगर दो फोर्स बना रहे हैं, मुझे इसका क्या बताना है आपका नेट फोर्स, या आप रिजल्टेंट फोर्स भी आप कह सकते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बनाने का, अगर मुझे फोर्स बता करना है AB पे कितना फोर्स हुआ है तो वो क्या आएगा, उसका फॉर्मूला लगा देते ना हम, A² + B² + 2AB cos थीटा, ये फॉर्मूला लगाते हैं हम रिजल्टेंट फोर्स पता करने के लिए, ठीक है। A कितना है आपका 5 न्यूटन, दोनों ही 5 न्यूटन है, और कितने डिग्री का एंगल है उनके बीच में 60, ठीक है। सॉल्व करते हैं जरा एक बार। A की वैल्यू क्या है 5,
5 का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर प्लस 2, ए का वैल्यू क्या है 5, बी का वैल्यू क्या है 5, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 60। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको आप क्या लिखो 5 इंटू 5, इसको क्या लिखोगे 5 इंटू 5, दोनों का ले सकते हो 5 इंटू 5, क्योंकि हमें ना कॉमन निकालना है इसमें से, तभी तो बाहर कुछ ना कुछ तो निकलेगा। प्लस 2, फिर ये भी क्या है 5 इंटू 5, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2 से 1/2 कट गया। अगर आप देखोगे पूरे अंडर रूट में ना एक ही चीज़ है 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5, कहीं ना कहीं इन सभी से मैं इन तीनों में से ही मैं 5 इंटू 5 कॉमन ले सकता हूँ। इन सभी से मैं 5 इंटू 5 कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ से 5 इंटू 5 कॉमन ले तो यहाँ क्या बचेगा 1, सेम यहाँ भी 1, सेम यहाँ भी क्या बचेगा 1। तो इसका पेयर बाहर निकल गया। 5 दो पेयर अगर होता है, मतलब एक पेयर होता है तो एक डिजिट बाहर निकल जाती है, अंदर क्या बच गया 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 5√3 आया है, 5√3 न्यूटन। √3 की वैल्यू आप कह सकते हो कि इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे √3 की वैल्यू से, तो इसकी वैल्यू आप अप्रोक्स टू किसके पास जाएगी 4.3, 5.0, 6.7 या 8.6। तो इसकी वैल्यू जा रही है कहीं ना कहीं 8.6 के आसपास, 8.6 के आसपास, ठीक है। एक रेक्टेंगल ABCD आपके ना कॉनकेव मिरर के आगे रख दिया गया, इसका फोकल लेंथ क्या है f, ठीक है, विद कॉर्नर्स A एंड B बीइंग रिस्पेक्टिवली अ डिस्टेंस 2f। A और B, A का डिस्टेंस क्या है 2f, B का डिस्टेंस क्या है 3f। मतलब कहने कहीं इसकी क्या हो जाएगी u हो जाएगी ना, पोजीशन जो है इसकी। अगर मैं AD की पोजीशन पूछूं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा इसका u, BC की पूछूं तो मैं क्या हो जाएगा इसका u, ठीक है। कहाँ थे हम रिस्पेक्टिवली एट डिस्टेंस 2f एंड 3f फ्रॉम द मिरर, ठीक है। AB along the principal axis as shown in the figure, it forms an image A dash B dash C dash D dash। इनके बगल में जो इमेज फॉर्म होगा A dash B dash C dash D, ठीक है। What is the ratio of BC dash to AD dash A dash D dash? B dash C dash की रेशियो कितनी होगी A dash D dash, इसके लिए हमें इमेज निकालना पड़ेगा। सिंपल है, फॉर्मूला लगा दो आप। फॉर्मूला आप क्या निकालोगे इमेज के लिए आप क्या निकालोगे? अगर आप इसमें देखोगे आपकी जो डिस्टेंस है, पहले हम निकालते हैं, मान लो पहले हम AD की निकालते हैं, इसकी जो इमेज बनेगी क्या बनेगी A डैश D डैश बनेगी, ठीक है। AD जो है उसका क्या है 2f, इसका क्या है देख सकते हो आप 2f क्या है इसका u, हमें क्या निकालना है इसका b निकालना है। और फोकल लेंथ क्या है इसका 1/f, f तो इसका f ही रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f 1/v 1/u की वैल्यू आप क्या पुट कर दोगे 2f, ठीक है। यहाँ जाके क्या हो जाएगा ये प्लस, हमें 1/v तो चाहिए, तो 1/f प्लस 1/ क्या हो जाएगा आपका 2f। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो क्या आएगा 1/v इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2f, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 और यहाँ क्या आ जाएगा 1, तो 1/v क्या आएगा आपका, अगर आप माइनस करोगे 2 में से 1 गया तो क्या बचा आपका 1 अपॉन में क्या बचा ये 2f, 1 में 2f। अगर आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो v की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2f आ गई, v की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2f, ठीक है। लेकिन ये किसकी आई है, हम अभी किसका देख रहे थे AD का निकाला, तो हम अब क्या होगा A डैश D डैश, तो हमारा आप लिख सकते हो यहाँ पे लिख लो इन्फॉर्मेशन, आपका जो A डैश D डैश आया है वो क्या आया है 2f, ठीक है। अब हम BC का निकालते हैं, इसका क्या है u क्या है 1 इसका u क्या है आपका 3f,
इसके लिए अलग से करना पड़ेगा हमें। फॉर्मूला सेम लगेगा, बस आप कह सकते हो कि यूनिट यहाँ पे ना कुछ मेजरमेंट चेंज हो जाएगी। यहाँ पे ये 3F हो जाएगा, AD की जगह पर BC, इसको पूरा मिटा ही देते, कोई बात नहीं। BC जो है आपका क्या है 3F का मतलब U, इसमें भी हमें V पता करना है, F तो हमें दे रखा है, F जो है F के बराबर ही है, तो ये क्या हो जाएगा 1/F = 1/V - 1/U, ठीक है। U जरा के प्लस में हो जाएगा 1/F + 1/U = 1/V, ठीक है। हमें 1/V निकालना है, तो 1/V क्या है, कैसे आएगा इसमें आप देख सकते हो कि 1/F U की वैल्यू क्या है 1/3F = क्या आएगा 1/V। इसमें अगर निकालोगे तो क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा आपका 3F, इसमें क्या आएगा मल्टीप्लाई होकर के 3, इधर क्या हो जाएगा 1/V, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 में से 1 गया 2/3F। अगर आप इसको उल्टा करोगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो V की वैल्यू क्या आ गई आपकी, इसको उल्टा करोगे तो 3F/2, ठीक है, 3F/2। ये किसका आया आपका B' C' = 3F/2, ठीक है। तो B' C' कितना है आपका 3F/2, चलो कोई नहीं, कट गया। B' C' कितना आया 3F/2, ठीक है। और आपका A' D' कितना आया था 2F, ठीक है। अगर आप फिर भी इसका रेशियो निकालोगे, लेकिन मैग्निफिकेशन के लिए आप क्या करते हो, M के लिए आप क्या करते हो H' H, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं आपको अगर मैं AD का निकालूं, AD का वो क्या आएगा आपका, AD आपका क्या आएगा H' क्या है, AD का एड्रेस क्या है 2F, और इसका या -V/U से भी निकाल सकते हो आप, -V/U से भी निकाल सकते हो। मैग्निफिकेशन क्या होता है, -V/U से भी निकाल सकते हो, सेम है H' और ये क्या आया आपका 2F। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ गई -1। अगर -1 है तो साइज क्या है इक्वल, ठीक है, साइज क्या है बिल्कुल इक्वल, ठीक है। अगर आप मैग्निफिकेशन निकालते हो BC का, वो भी क्या होगा -V/U, -V क्या आया अभी हमने इसका जो -V निकाला था वो क्या आया आपका 3F/2 में, इसका क्या है 3F, कहीं ना कहीं आपका 3F से 3F कट जाएगा, तो इसका क्या आया -1/2। इसका मतलब साइज क्या होगा, इमेज का हाफ बनेगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या है 1/2। अच्छा ठीक है, अगर आप रेशो निकालते हो तो रेशो क्या निकलेगा, अगर आप निकालोगे B' C' to A' D', तो आपका रेशो क्या निकलेगा, आपका रेशो वही निकलेगा 1/2 ही निकलेगा, क्योंकि देख रहे हो इसका 1 है, इसका क्या है -1/2 है। अगर इसका हम रेशो निकालेंगे भी तो आपका क्या निकलेगा 1/2, ठीक है। एक बार करके देख लेते हैं। कहने कि इसका क्या आया आपका 1/2 ही आया है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन है। शो इन द फिगर 2 प्लेन मिरर XY परपेंडिकुलर है, जॉइन एजेस को ज्वाइन कर दिया गया है, ठीक है। आप अगर ये डायग्राम देखोगे तो इसमें आपको ना क्या बताना है, अल्फा की वैल्यू, अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी होगी। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऑल्सो शोज लाइट दैट फॉलिंग वन ऑफ द mirrors and reflected back parallel to its original path. As a result of this arrangement, these the two
mirror are now rotated by an angle theta से rotate कर देगा to the position x dash y dash z dash z dash as shown in figure. As a result, the new reflected ray at an angle alpha from the original position reflected ray. आपको बताना है कि ये थीटा पे था, इसको हमने थोड़ा एंगल रोटेट कर दिया, तो अब उसका एंगल क्या हो चुका है, अल्फा हो चुका है। तो अल्फा जो होगा किसके बराबर होगा, ठीक है, मतलब अल्फा जो होगा किसके इक्वल होगा, जो ये रिफ्लेक्शन हो रहा था इस पे, तो हमने क्या करा, इसको थोड़ा रोटेट कर दिया। जो अब पहले क्या था आपका थीटा था, अब क्या चेंज हो चुका है अल्फा में। तो अगर उसका आंसर देखोगे अल्फा 0 नहीं होगा, फिलहाल अल्फा थीटा के इक्वल होगा नहीं। जब हमने रोटेट करा है तो अल्फा जो है ना 0 होगा ना क्या होगा थीटा के बराबर होगा, क्योंकि हमने रोटेट करा तो एंगल में तो थोड़ा तो चेंज होगा ना। या तो ये ऑप्शन हो सकता है या ये ऑप्शन हो सकता है। अगर आप देखोगे अल्फा इक्वल टू क्या है 2 थीटा, इसके होने के चांसेस ज्यादा है। कैसे, अगर आप देखोगे भी इसको हमने थोड़ा मूव भी तो करा है, एक्स डैश वाई जी डैश से पहले क्या था आपका एक्स परपेंडिकुलर था, एक्स वाई परपेंडिकुलर था किसके, वाई जी के, तो हमने थोड़ा सा रोटेट करा। लेकिन ऐसे भी तो नहीं, अगर हम इसको पूरा अगर ये लेके चलते हैं 4 थीटा, अगर इसको हम रोटेट करते हैं इसका मतलब क्या है, इसको अलग अलग हमने पूरे क्वाड्रेंट रोटेट कर दिया, लेकिन इतना क्वाड्रेंट रोटेट नहीं हुआ, आपको भी दिख रहा है, वो स्लाइटली सा रोटेट हुआ है, ऐसे स्लाइटली ऐसे रोटेट हुआ है। कहीं ना कहीं आपका आंसर कहाँ पर लाई करता है, अल्फा इक्वल टू 2 थीटा के आसपास। A railway wagon is open at the top of mass m1. एक रेलवे वैगन था, वो ऊपर से खुला हुआ था, इसका मास क्या है m1, ठीक है। विद स्पीड, किस स्पीड से जा रहा है ये, किस स्पीड से जा रहा है, v1 की स्पीड से, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ रेन, बारिश हुई, सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, सम टाइम इट गेट्स पार्शियली फिल्ड विद वाटर, बारिश होने के बाद ये थोड़ा सा भर गया पानी से, पार्शियली थोड़ा सा भर चुका है। सो दैट मास ऑफ वैगन बिकम्स m2, अब जो वैगन का मास है वो क्या बन चुका है m2, और इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो चुकी है v2, अब इसकी वेलोसिटी क्या चेंज हो चुकी है। टेकिंग द रेन टू बी फॉलिंग वर्टिकली, रेन आपका वर्टिकली फॉल हो रहा है और वाटर स्टेशनरी है, वाटर ठहरा हुआ है, ठीक है, वाटर क्या है, ठहरा हुआ है इनसाइड द वैगन। द रिलेशन बिटवीन टू स्पीड्स v1 एंड v2 इज, v1 और v2 के बीच में जो रिलेशन होगा कैसा होगा, देखो आप देख सकते हो इसमें ना कहीं आपका क्या हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो रहा है। इसका क्या मतलब है, मान लो कि एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि मान लो मैं एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे मैं कुछ वेलोसिटी लेकर के भाग रहा हूँ, जब मेरा मास है मेरे पास वेलोसिटी, तो मेरे अंदर मोमेंटम जनरेट होगा। मैं अगर उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे कूदूंगा तो वो मेरा मोमेंटम उसमें शिफ्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इस केस में ऐड होगा, लेकिन ये क्या हो रहा है, वर्टिकली बारिश हो रही है, रेन हो रहा है, और पानी जाके के स्टेशनरी हो गया, ठहर गया पानी, ठीक है, पानी क्या स्टेशनरी। अगर पानी हिलता तो कहीं ना कहीं मोमेंटम उसका चेंज होता, पानी अगर हिलता अपनी जगह से कहीं ना कहीं उसका मोमेंटम चेंज होता, लेकिन आपका जो वर्टिकल बारिश होने की वजह से पानी बिल्कुल ठहरा हुआ है, स्टैग्नेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा, आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। इसका क्या मतलब है, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 लगेगा इस पे, ठीक है। अगर पानी हिलता, इसमें रखा हुआ पानी बहुत तेज हिलता अगर, तो आप तब कह सकते थे कि इसका मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है बाबा, लेकिन अभी शिफ्ट नहीं हो रहा, ठीक है। Which one of the statement is not true? Not true का मतलब हमें बताना है false, ठीक है। For a flute, flute के लिए हमें false statement बताना है। Momentum of waves blowing on the blowing jet determines the loudness of the produced note. जितना भी हम blow करेंगे वो उसका loudness produce, मतलब loudness बताता है क्या, हाँ ज़्यादा तेज blow करेंगे तो ज़्यादा होगा, ये तो true statement है। Arrival time of waves on the blowing jet determines the pitch of the produced note. जितना हम वेव अराइव होगा वो उसका पिच बताएगा, हाँ जैसे वेव अराइव होगा वो उसका पिच इंडिकेट करता है, ये भी ट्रू है। साउंड कम्स फ्रॉम वाइब्रेटिंग कॉलम एयर इनसाइड द फ्लूइड, साउंड जो आता है वो वाइब्रेटिंग कॉलम से आता है, जो कि एयर पहले से प्रेजेंट है फ्लूइड के अंदर, हाँ। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ डी का, ये तीनों ट्रू है तो लास्ट वाले फॉल्स होगा। साउंड कम्स फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग कॉलम ऑफ एयर इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड ऑफ द फ्लूइड, जो फ्लूइड के बाहर हवा उससे भी आवाज आती है क्या, नहीं, जो फ्लूइड के अंदर हवा है खाली उससे आवाज आती है, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, हमें फॉल्स ही बताना है। A positive charge is moving towards south in space where magnetic field is pointing north direction. The moving charge will experience, एक पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पर मूव कर रहा है, साउथ के, ठीक है। आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी क्या बनती है, इस डायरेक्शन में तो बनती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ की तरफ, ठीक है। इस पॉइंटिंग, अब क्या बोल रहा है, स्पेस वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ से
इधर भाई जब दोनों के दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हो, डिफ्लेक्शन किस बात की होगी? ठीक है, बोल रहे कि द मूविंग चार्ज विल एक्सपीरियंस क्या, अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, क्या वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जाएगा? नहीं। अ डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन? नहीं। अ डिफ्लेक्शन फोर्स टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन? नहीं। नो डिफ्लेक्शन फोर्स, क्योंकि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर हल्का सा डायरेक्शन अपोज करता तो कहीं कहीं डिफ्लेक्ट हो जाता, लेकिन दोनों के दोनों जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन है दोनों का, तो इसमें डिफ्लेक्शन तो कुछ आना ही नहीं चाहिए। Which one of the following statements about axis is not true? Not true का मतलब वापस से false बताना है। They have wavelength of about 1 angstrom. इनका wavelength 1 angstrom होता है क्या? 10 की पावर -10 मीटर होती है क्या? हाँ होती है, ठीक है। These can generated by bombarding a metal target by high energy electrons. क्या ये तब जनरेट होते हैं जब हम बोम्बार्डमेंट मतलब बोम्बार्डिंग करते हैं मेटल का, किससे? हाई इलेक्ट्रॉन से। हाँ तभी निकलता है एक्सरे भी। Due to their wavelengths being shorter, these can be used for radar system. अगर इनका वेवलेंथ छोटा है तो उसको हम रेडार सिस्टम से कैसे यूज कर सकते हैं? रेडार सिस्टम के लिए यूज नहीं होता ये बिल्कुल भी, ये फॉल्स है आपका। लेकिन फिर भी हम चौथा भी पढ़ लेते हैं। These are also used for treatment of certain form of cancer. क्या ये कैंसर को ट्रीट करने के लिए भी यूज होता है? हाँ होता है। पहला ए बी डी आपका ट्रू है, आपका सी क्या? फॉल्स। तो हमें फॉल्स ही तो पता करना था। Which one of the following astronomers proved that Earth and other planets revolve around the sun? इनमें से कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि अर्थ और अदर प्लैनेट जो होते हैं सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं? कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो या न्यूटन? देखो केपलर ने तो प्लैनेटरी मूवमेंट दिया था, प्लैनेटरी मूवमेंट दिया था, ठीक है, ये नहीं है। गैलीलियो भी नहीं दिया था, उन्होंने तो लॉज ऑफ मोशन दिया था। लेकिन कोपरनिकस से वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि प्लैनेट्स और अर्थ जो होते हैं सन के अराउंड क्या करते हैं? एक्सिस के चक्कर लगाते हैं, ठीक है। सैंड फॉल्स वर्टिकली ऑन कन्वेयर बेल्ट एट द रेट ऑफ 0.1 kg पर सेकेंड, ठीक है। इन ऑर्डर टू कीप द बेल्ट मूविंग यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, द फोर्स रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड ऑन, फोर्स कितना होता है बेसिकली आपका? मास इनटू क्या होगा? एक्सेलरेशन। मास आपको दे रखा है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू वैसे क्या होनी चाहिए आपकी यूनिफॉर्म स्पीड पे? 0। कहीं ना कहीं आप एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई ना करके आपको वेलोसिटी से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फोर्स निकालने के लिए। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0.2। ये तो सीधा क्वेश्चन था, 0.2 न्यूटन आंसर आएगा इसका, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। The power required to lift a mass of 8 kg, mass of 8 kg, ठीक है, vertical distance of 4 meter, vertical distance of 4 meter in 2 second, ठीक है। Acceleration due to gravity g क्या आपका 10 दे रखा है, ठीक है। पावर बताना है आपको। पावर, पावर क्या होता है? फोर्स इनटू में, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। पहले फोर्स तो निकालो, फोर्स तो मालूम नहीं। फोर्स क्या होता है? मास इनटू में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आप कह सकते हो, ठीक है। सॉरी मास इनटू नहीं, मास इनटू एक्सेलरेशन होगा mg। वेट, फोर्स बोलो या वेट बोलो एक ही बात है ना। मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मास क्या आपका 8 और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है आपका 10। तो वेट या फोर्स, वेट क्या आ जाएगा आपका 80 न्यूटन, ठीक है। वेट क्या आ गया आपका 80 न्यूटन, ठीक है। अब जो आपको क्या निकालना है? पावर निकालना है, पावर। तो पावर क्या आएगा आपका? पावर क्या आना चाहिए आपका? ये क्या है आपका? फोर्स, ठीक है। क्या है आपका? फोर्स। अगर मैं इसको, फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मैं फोर्स को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि जितना वो डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होनी है, तो क्या हो जाएगा 80 इंटू 4 क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको वर्क करवाना चाहूंगा तो क्या होगा? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है 80 इंटू 4 क्या हो जाएगा 320,
ठीक है, वर्क का। लेकिन अगर बताओ मुझे पावर क्या होता है, वर्क का क्या होता है, पावर क्या होता है, वर्क। अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो इसका क्या आ जाएगा, आपका पावर नहीं आ जाएगा। तो उसको मैं अगर टाइम से डिवाइड करूंगा पावर को टाइम से, तो क्या आ जाएगा आपका 160। पावर किस में आएगा आपका, वॉट में। तो आपका सही आंसर क्या होगा, वॉट, 160 वॉट। One block of 22.0 kg mass is placed on top of another block of 3. M1 है आपका 2 kg, M2 है आपका 3 kg, ठीक है। The coefficient of static friction is 2 blocks solid is 0.2, static friction का coefficient क्या है 0.2, ठीक है। The bottom block is pulled with the horizontal force F that move together without slipping, taking acceleration due to gravity is G10 दे रखा है आपका, ठीक है। कहीं ना कहीं आप ये बता सकते हो इसमें कहीं ना कहीं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है इन दोनों कोएफिशिएंट किस पे डिपेंड करता है, आपका जी के ऊपर डिपेंड करता है जी की वैल्यू क्या है 10। अगर आप इसको सॉल्व करोगे फिर भी आपका अप्रॉक्सीमेटली आंसर जो आना चाहिए ना वो सबसे कम यूनिट वाला आना, मतलब उतनी ज़्यादा मास देखो, अगर इतना कम मास है दो का, तो इनके बीच में जो फ्रिक्शनल वैल्यू होगी मैक्सिमम फ्रिक्शनल वैल्यू कितनी होगी, फ्रिक्शनल वैल्यू फिर भी इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि मास पहले से आपका बहुत कम है, मास आपका कम है। कहीं ना कहीं इनका अगर निकालोगे तो इसका फ्रिक्शन वैल्यू भी क्या होगा, कम ही निकलेगा। 50 तो नहीं हो सकता ना, 30 हो सकता है, 10 भी नहीं होगा, 10 भी इसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका फ्रिक्शन वैल्यू लगभग 4 न्यूटन के पास आएगा, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स जो लगभग किसके आएगा, 4 न्यूटन के पास। A mass is attached to a spring that hangs vertically. The extension produced in the spring is 6 cm on Earth. The acceleration due to gravity on the surface of the moon is 1/6 of its original value. On the surface of Earth, the extension of the spring on the moon would be. बोल रहा है आपको कि एक मास अटैच कर दिया गया है स्प्रिंग से, ठीक है, जो कि वर्टिकली हैंग करता है। द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन स्प्रिंग इज 6 सेंटीमीटर। एक्सटेंशन जो प्रोड्यूस होता है क्या होता है, 6 सेंटीमीटर होता है अर्थ में, ठीक है। एक्सलेशन जो होती है सरफेस, मून के सरफेस पे 1/6 होते हैं किसके, अर्थ के सरफेस के मुकाबले। तो बोला कि एक्सटेंशन जो होगी स्प्रिंग पे मून पे कितनी लगेगी, जब 1/6 है तो उसको क्या करोगे, 6 सेंटीमीटर है, तो 1/6 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 1 सेंटीमीटर। इसमें कुछ ज़्यादा करने की नीड ही नहीं है। Which one of the following is an example of second class lever? Second class lever का क्या होता है, एक बोटल ओपनर होता है, पेयर ऑफ सीजर होता है, क्रिकेट बैट होता है, या बो एंड एरो होता है। सेकंड क्लास लीवर का क्या मतलब होता है, लीवर मतलब कहीं ना कहीं किसी डायरेक्शन में घूमता है, ठीक है। क्रिकेट बैट का भी लीवर तो घूमता है नहीं, बो एरो भी नहीं घूमता, पेयर ऑफ सीजर भी नहीं घूमता, क्या घूमता है, बोटल ओपनर। बोटल ओपनर जो होता है ऐसे करके यू करके घूमता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका सेकंड क्लास लीवर का, बोटल ओपनर। In an electric current, a wire of resistance 10 ohm, resistance क्या है इसका 10 ohm है, ठीक है। If this wire is stretched to a length double of its original value, लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी उसके ओरिजिनल वैल्यू की डबल, उस वायर को खींच करके डबल कर दिया गया। द करंट इन सर्किट वुड बिकम, करंट जो सर्किट में होगा कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वायर तो सेम है ना आपका। तो मुझे एक बात बताओ, आर की वैल्यू क्या होती है, रो एल अपॉन में ए, रो एल अपॉन में ए, ठीक है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि पहले जो वायर था, पहले जो आपका क्या था वायर था, वो किसके मुकाबले होगा, वो कैसे होगा ए, उसमें लगभग रेजिस्टेंस जो होगा आपका, पहले वायर मान लो एल था, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या था ए, लेकिन अब इसको और खींच करके क्या कर दिया गया, लंबा कर दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा 12, ठीक है, डबल कर दिया गया।
तो और इसका करंट जो होगा इसमें क्या हो जाएगा, इसका नाम ले लो, ये L1 ले लो, उसको L2, इसको एरिया 1, इसको एरिया 2, ठीक है। तो आपको ना A2 की वैल्यू निकालनी है, पहले आपको एरिया 2 की वैल्यू निकालनी है। इसमें अगर आप देखोगे R1 क्या आएगा, L1 अपॉन में A1, ठीक है। R2 में क्या आएगा, R2 में है रो, L1 जो है वो क्या कर दिया गया, देखो L2 जो है, L2 वो L1 का क्या है, डबल, तो अगर मैं L2 की जगह पर 2L1 लिखूं तो कोई बात नहीं, ठीक है। और एरिया में क्या आएगा यहाँ पे, A2, ठीक है। आपको A2 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है दोनों में सेम ही होगा, रेजिस्टेंस दोनों में सेम होगा, इन दोनों को आपको कंपेयर करना है, इन दोनों को क्या करना है, आपको कंपेयर करना है, ठीक है। अगर आप A2 की वैल्यू निकाल दोगे तो A2 क्या होगा, A2 आपका क्या होगा, अगर मैं इधर से A2 निकालूंगा तो इधर उधर ले जा करके R आपका नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से रो कट गया, R से R कट गया, नहीं R तो नहीं काटना अभी, A1 से A1 कट गया, लगभग ये जो आपका है 2 जा 4, रेजिस्टेंस जो है आपका लगभग देखो रेजिस्टेंस जो है आपका 4 गुना लगभग बढ़ जाएगा। अगर रेजिस्टेंस आपका 4 गुना बढ़ेगा तो करंट जो होगा सर्किट में क्या है, 4 गुना कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे R की वैल्यू जो आ रही है वो लगभग 4 टाइम्स आ रही है, R की वैल्यू सॉल्व करने पर, ठीक है। अगर R की वैल्यू 4 टाइम्स आए तो करंट की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, 1/4 हो जाएगी ना, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, C, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस बताना है, R टोटल, यहां पर पहले क्या करोगे आप, ये पैरेलल में है, पैरेलल में करने के लिए क्या, पहले इसका पैरेलल का सॉल्व कर लो। पैरेलल का क्या आएगा, जब हम 1/R करते हैं तो ये भी क्या आएगा, 1/R, अगर मैं टोटल करूंगा यहाँ पे 1/R प्लस 1 में R, ठीक है, सभी में R R R ही है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये एलसीएम क्या हो गया आपका, R ही हो गया, 1 + 1, ये क्या हो जाएगा 2, R की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी इसमें, R/2, ठीक है, R/2। अगर उसको आप इससे और ऐड कर दोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, R से ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 1, इसमें ऐड कर दोगे ना सीरीज वाले में, इसका एलसीएम क्या 1, एलसीएम क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर R है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2R, ये क्या आ जाएगा टोटल R + 2R क्या आ जाएगा 3R/2, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 3R/2, ठीक है। An electric bulb is rated as 220 watt and 80 watt. When it is operated on 110 volt, the power क्या होता है, पहले आप क्या निकालोगे इसमें आपको पहले क्या निकालना है, बहुत सारी चीज़ें निकालनी है इसमें। पहले तो आपको ये दे रखा है, पावर क्या दे रखा है 80 वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एज 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, ठीक है। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, जब वो आपके 110 वोल्ट में ऑपरेट करेगा तो बेसिकली आपका क्या आंसर होना चाहिए, जब वो आपके 110 वोल्ट में, मतलब आप कह सकते हो जब वो आपका 110 वोल्ट में ऑपरेट करेगा तो आपका बेसिकली आंसर क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, बताओ इसमें आप कैसे करोगे। An electric bulb is rated as 220 volt and 80 watt, but when it is operated on 110 volt, the power rating would be, आपको पावर ही बताना है, तो पावर आप कैसे बताओगे, बताओ पावर आप कैसे बताओगे इसका, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला V² में R भी हो सकता है, V² में R, अगर आप उससे सॉल्व करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा,
बताओ। चलो सॉल्व करके देखते हैं। ये मैंने 10 वोल्ट है, ये क्या आपका 220 वोल्ट है। 80 वॉट पे जब उसने यूज करा तो उसका क्या है 220 वोल्ट, तो पावर क्या आएगा इसके जगह पे, अगर इसका आप आर स्क्वायर करोगे, आर स्क्वायर बाई वी करोगे, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए आपका, इसका आंसर आना चाहिए आपका 20 वॉट के आसपास आना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब, क्योंकि इसका वोल्ट भी देखो आपका, पावर तो लगभग क्या रहेगा, ऊपर वाले का 80 है, अगर मैं उसको वो कम कर दूंगा, वोल्ट कम कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं इसका पावर भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, पावर भी क्या होगा इसका, कहीं ना कहीं कम होगा, तो पावर जो होता है इसका लगभग इस कंडीशन में क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा टेंडेंशियली। ठीक है, एक्सपोनेंशियली कम हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 20 वोल्ट के आसपास आएगा, 20 वॉट के आसपास। In the dispersion of white light by a common glass prism, which one among the following is correct? डिस्पर्जन के मामले में आपको करेक्ट बताना है, कौन सा जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। रेड लाइट डेविएट्स द मोस्ट बिकॉज रेड लाइट हैज द हाईएस्ट स्पीड इन प्रिज्म। चलो देखते हैं, ब्लू लाइट डेविएट्स द मोस्ट बिकॉज ब्लू लाइट हैज हाईएस्ट स्पीड इन प्रिज्म। डिविएट्स तो करता लेकिन इसकी हाईएस्ट स्पीड नहीं होती, ये ज़्यादा डिविएट नहीं करता। रेड लाइट डेविएट्स द मोस्ट बिकॉज रेड लाइट हैज लोवेस्ट स्पीड इन प्रिज्म। देखो ये सबसे ज़्यादा डेविएट नहीं करता रेड लाइट। ब्लू लाइट डेविएट्स द मोस्ट, ब्लू लाइट डेविएट्स करता है सबसे ज़्यादा, क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड जो होती है ना थोड़ी कम होती है प्रिज्म में, थोड़ी कम क्या सबसे कम होती है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए आपका, ऑप्शन डी। ठीक है, Which one among the following is true for the speed of sound in a given medium? Speed of sound आपको true बताना है given medium में। Speed of sound remains same at all frequencies। देखते हैं, speed of sound is faster at high frequencies। जब frequency high होता है तो speed बढ़ जाती है क्या उसकी, नहीं। Speed of sound is slower। देखो frequency change होने से उसके sound का कुछ extra कम ज़्यादा नहीं होगा। Speed of sound is slower at higher wavelength, नहीं। स्पीड ऑफ साउंड रिमेन्स सेम एट ऑल फ्रीक्वेंसी, सभी फ्रीक्वेंसी पे आपके स्पीड ऑफ साउंड जो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेलीस्कोप कंटेन्स ओनली मिरर? इन चारों टेलीस्कोप में से सब में से खाली सब मिरर से ही बना है, कौन सा मिलकर के बना हुआ है मिरर से? गैलीलियन टेलीस्कोप, कैप्लियन टेलीस्कोप नहीं, न्यूटोनियन टेलीस्कोप नहीं, आपका स्मिथ टेलीस्कोप जो होता है वो खाली मिरर से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके 2023 का एनडीए के फिजिक्स के जो फर्स्ट एग्जाम हुआ था उसका। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद।